नमस्ते बच्चों। आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि शब्द रचना होती है, यानी कि जो शब्द बनते हैं वो 3 प्रकार से बनते हैं। उपसर्ग की सहायता से, प्रत्यय की सहायता से और समास की सहायता से। तो आज हम उपसर्ग से कैसे शब्द निर्माण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग को हम शब्दांश भी कह सकते हैं। ये शब्द नहीं होते हैं, ये शब्दों के अंश होते हैं। इनका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप में नहीं कर सकते हैं, मतलब कि उपसर्ग जो होते हैं उनको हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और उपसर्गों का प्रयोग करने से शब्दों में बहुत परिवर्तन हो जाता है और हम हमेशा इन्हें सार्थक शब्दों के साथ ही प्रयोग करते हैं। अर्थात एक मूल शब्द होता है जिसका कोई अर्थ है, जिसका कोई सार्थक अर्थ है, उसी के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं और उसको जोड़ेंगे तो उसके शब्द के अर्थ में परिवर्तन भी हो जाता है और वो उसमें विशेषता भी उत्पन्न कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि इन उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। उपसर्गों का प्रयोग पूर्ण या सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है। जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं अथवा अर्थ में कोई परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे पुत्र, पुत्र शब्द में सु या कु उपसर्ग अगर जोड़ दिया जाए तो शब्द बनेगा सुपुत्र या कुपुत्र। तो इससे हमें समझ में आता है कि उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दों के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं। परिभाषा अगर माने तो हम परिभाषा ये बोल सकते हैं, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों से पहले लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। दूसरी परिभाषा इस प्रकार हो सकती है कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आ प्लस चरण, आचरण। ठीक है, चरण से हम तात्पर्य पैर होता है। यदि हमने उसमें आ उपसर्ग जोड़ दिया तो उससे शब्द बन गया आचरण। आचरण का मतलब होता है हमारा व्यवहार। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो उपसर्ग होते हैं वो हमेशा शब्द के या मूल शब्द के पहले लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ले आते हैं। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। एक उपसर्ग होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव और तीसरा होता है आगत। तत्सम उपसर्ग के अंतर्गत संस्कृत भाषा के उपसर्ग आते हैं। जो संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं वो उपसर्ग होते हैं, उनके अंदर कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे ही तद्भव शब्द जो होते हैं वो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं तथा उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए हम उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं जब उनका प्रयोग हिंदी भाषा में रूप बदल कर किया जाता है तो हम उन्हें तद्भव कहते हैं। तथा तीसरे प्रकार के उपसर्ग होते हैं आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग के अंतर्गत अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है तथा ये वो उपसर्ग होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ले आते हैं। अभी हम पढ़ते हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग। संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग होते हैं, अब एक बात आप याद रखिएगा कि जो उपसर्ग होते हैं उनका कोई अर्थ होता है। उपसर्ग के हमेशा अर्थ होते हैं और उसी के बाद उनमें जुड़कर शब्द बनते हैं। जैसे हमारा पहला शब्द है निषेध, उसमें हमने अ या अन उपसर्ग लगाया तो फिर हमारा शब्द बना अनादि और अनंत। निषेध इसका अर्थ होगा। जो उपसर्ग हम प्रयोग कर रहे हैं अ और अन, उसमें निषेध उसका अर्थ है और उससे हमारा शब्द बना अनादि अनंत। ऐसे ही आ उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है तक या पूर्ण और उससे शब्द बनता है आक्रमण, आहार, आजीवन। दूसरा हमारा उपसर्ग है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे, जैसे अनुकंपा, अनुमान, अनुकूल। इसी प्रकार संस्कृत भाषा के और भी उपसर्ग हैं। उनमें एक होता है उत उपसर्ग, इसका अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ। इससे शब्द बना उत्थान, उद्धार, उत्तम, उद्योग।
इस प्रकार और भी शब्द होते हैं और बहुत से उपसर्ग और भी हैं संस्कृत भाषा के, जैसे परि। परि का अर्थ होता है पूर्ण या आसपास, और शब्द बना परिक्रमा, परिणाम, परिपूर्ण। इसके बाद में अब हम हिंदी भाषा के उपसर्गों को जानेंगे कि हिंदी भाषा के उपसर्ग क्या होते हैं। अब हिंदी भाषा के उपसर्ग में अ होता है, इसका अर्थ होता है अभाव या निषेध। ठीक है, इससे हमारा शब्द बना अछूत, अजर, अमर। इसके पश्चात अगला हमारा उपसर्ग है हिंदी का उन। उन का अर्थ होता है एक कम, 19, 59, 49। इसके बाद में अगला है बिन। बिन का मतलब भी निषेध होता है। बिन बहा, बिन जाना, बिन बोया, बिन देखा। अगला हमारा शब्द है औ। औ का अर्थ होता है हीन। हीन से हमारा शब्द बना औगुन या औजार। इसके पश्चात अब हम जानेंगे उर्दू या अरबी या फारसी के उपसर्ग। इन उपसर्गों का अर्थ भी होता है और इससे हमारे शब्द भी बनते हैं। जैसे हमने पहला उपसर्ग बोला एन। एन का मतलब होता है ठीक या पूरा। इससे हमारा उदाहरण के लिए शब्द बने हैं एन वक्त, एन मौका। इसके बाद में हमारा अगला उपसर्ग है खुश। खुश का अर्थ होता है अच्छा, खुशदिल, खुशबू। इसके बाद में अगला उपसर्ग है हमारा बिला। बिला का अर्थ होता है बिना, और इसके शब्द बनेंगे बिला नागा, बिला वजह। इसके पश्चात अगला हमारा उपसर्ग है सर। सर का अर्थ होता है मुख्य। इससे हमारे शब्द बने सरपंच, सरहद। इसके बाद अब हम अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग जानेंगे कि अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग क्या होते हैं। अंग्रेजी भाषा में हमारा सबसे पहला उपसर्ग है सब। सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे। इसका उदाहरण है सब जज, सब कमेटी। वाइस। वाइस का अर्थ होता है उप। इससे शब्द बना वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट। अगला हमारा उपसर्ग है जनरल। जनरल का अर्थ होता है मुख्य। इससे हमारा शब्द बना जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। आखिर में हम पढ़ेंगे कि हमारा उपसर्ग क्या है। आखिरी उपसर्ग है हमारा चीफ, जिसका अर्थ होता है मुख्य, और उदाहरण होता है चीफ सेक्रेटरी, चीफ जस्टिस। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि हमारे उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं और उनका हम शब्दों में प्रयोग करके अर्थ में परिवर्तन शब्दों में किस प्रकार से किया जा सकता है। तो एक बात आप याद रखिएगा कि उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले होते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, वो शब्द नहीं होते हैं, और हमेशा सार्थक या मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ले आते हैं।